कालू कौवा और गोरी कवि सीधे उड़कर शहर के एक बड़े और बाजार में पहुंचते हैं। वहाँ शहरी बाबू एक चालाक लाल तोता की फैंसी दुकान थी, जहाँ प्लास्टिक का नकली और चमकीला सामान बिकता था। कालू और गोरी उसकी दुकान के बाहर आकर रुकते हैं। देखो गौरी, यही है वो शहर की सबसे बड़ी दुकान। यहाँ का दुकानदार शहरी बाबू बहुत शातिर है। इसके पास ऐसी चूड़ियाँ हैं जो दिखती सोने जैसी हैं, पर होती बेकार हैं। वाह कालू, तब तो बहुत मजा आएगा। चलो अंदर चलकर उससे बात करते हैं और कोई ऐसा सामान देखते हैं जिसे हम जंगल के सीधे साधे पक्षियों को महंगे दामों पर बेच सके। कालू और गोरी दुकान के अंदर जाते हैं। वहाँ का दुकानदार शहरी बाबू चश्मा लगाए काउंटर पर बैठा था और अपनी नकली प्लास्टिक की चूड़ियों को चमका रहा था। अरे आइए आइए, जंगल से बड़े जमींदार कालू भाई और गौरी बहन आए हैं। बोलिए, शहर के इस बाबू से आपको क्या सेवा चाहिए? देखो बाबू, हमें कोई ऐसा सामान दिखाओ जो दिखने में बहुत महंगा और चमकीला हो, लेकिन हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाए। हम उसे जंगल में ले जाकर 10 गुना महंगे दाम पर बेचेंगे। ओहो, फिर तो आप सही जगह आए हैं। ये देखिए, चाइनीज मैजिक प्लास्टिक की चूड़ियाँ। ये बनाने में सिर्फ 2 रुपए की पड़ती हैं, लेकिन इन पर मैंने ऐसा केमिकल लगाया है कि ये धूप में सोने की तरह चमकती हैं। आप इन्हें जंगल के भोले पक्षियों को 100-100 रुपए में बेच देना। वाह बाबू, ये तो बहुत चमक रही है। पर सुनो, ये प्लास्टिक की है, तो क्या तेज धूप में इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अरे गौरी बहन, जब तक वे खरीदेंगे तब तक तो ये चमकेंगी। बाद में पिघले या टूटे हमें क्या। एक बार माल बिक गया तो पैसे हमारे। आप बस इन्हें ले जाओ और जंगल वालों को लूट लो। क्या बात है शहरी बाबू, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। चलो गौरी, जल्दी से ये सारा नकली माल गाड़ी में लोड करो। कल सुबह ही हम जंगल के बाजार में अपनी दुकान लगाएंगे और सब पक्षियों की जमा पूंजी साफ कर देंगे। सुंदरवन में रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। रानो बहुत ही गरीब थी। वो रोज सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ सजाकर जंगल के बाजार में बेचने निकलती थी। उसकी चूड़ियाँ भले ही महंगी नहीं होती थी, लेकिन वे बहुत खनकती थी। आओ आओ जंगल की सहेलियों, सुंदर और खनकती हुई कांच की चूड़ियाँ ले जाओ। हरी, लाल, नीली, हर रंग की चूड़ियाँ हैं। माँ, आज बाजार में बहुत भीड़ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारी सारी चूड़ियाँ बिक जाएंगी और शाम को हम अपने लिए मीठे फल खरीदेंगे। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बस भगवान हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा। तुम चुपचाप इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं अभी सबको चूड़ियाँ दिखा कर आती हूँ। तभी शहर की चमकीली गाड़ी में बैठकर घमंडी दुकानदार कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि वहाँ आते हैं। गोरी ने अपने हाथों में शहर से लाई हुई महंगी प्लास्टिक और सोने की नकली चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जिन पर बड़े बड़े नग लगे थे। अरे हटरी रानो, रास्ते में ये बेकार की कांच की चूड़ियाँ लेकर बैठ जाती है। आजकल ऐसी सादी चूड़ियाँ कौन पहनता है? जरा मेरी इन शहर वाली प्लास्टिक की चूड़ियों को देखो, इनमें कितनी चमक है। सही कहा गौरी। रानो, तुम्हारी ये कांच की चूड़ियाँ तो जरा सा हाथ हिलते ही टूट जाएंगी। हमारी दुकान से ये महंगी प्लास्टिक की चूड़ियाँ लो, जो कभी नहीं टूटती। सब पक्षी अब हमसे ही खरीदेंगे। तुम्हारी ये टोकरी ऐसे ही धरी रह जाएगी। कालू भाई, मेरी ये चूड़ियाँ भले ही महंगी नहीं है, पर ये शुद्ध कांच की है। इनमें हमारी मिट्टी की खनक है और ये पहनने वाले के हाथों की शोभा बढ़ाती है। दिखावे की प्लास्टिक में वो बात कहाँ। कालू और गौरी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हरियाली तोती और बबली कबूतरी अपनी सारी जमा पूंजी दे देती है और खुश होकर वे महंगी चमकीली चूड़ियाँ पहनकर अपने अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। शाम को हरियाली तोती अपने घोंसले में बैठी अपनी सहेली बबली से बात कर रही थी। बबली बहन, जरा देखो तो मेरी कलाई, इन शहर वाली प्लास्टिक की चूड़ियों के नग शाम के धुंधलके में भी कितनी चमक रहे हैं। रानो की उन कांच की चूड़ियों में भला ऐसी चमक कहाँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हरियाली बहन। भले ही हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन पूरे बरगद के पेड़ पर
ऐसी महंगी चूड़ियाँ किसी के पास नहीं है। आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। अगला दिन होता है। दोपहर के 12 बजते ही जंगल में सूरज आग उगलने लगता है और तेज लू चलने लगती है। कड़कती धूप और गर्मी के कारण प्लास्टिक की वे महंगी चूड़ियाँ धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। हरियाली और बबली दर्द से चीखती हुई दौड़कर वापस कालू की दुकान पर पहुँचती हैं। अरे बाप रे, कालू कौवे, ये तूने मुझे कैसी चूड़ियाँ दी है? धूप लगते ही ये प्लास्टिक पिघलकर मेरी कलाई से चिपक गई है। मुझे बहुत जलन हो रही है, बचाओ। हाँ कालू, मेरी चूड़ियाँ तो पूरी तेरी मेरी हो गईं और इनमें से गंदी बदबू आ रही है। मेरे पंख भी इसमें फंस गए हैं। हमारे पैसे वापस करो। अरे मैं क्या करूं? शहर के दुकानदार ने तो कहा था कि ये सबसे बेस्ट है। अब बिके हुए पैसे वापस नहीं होंगे। तुम लोग यहाँ से जाओ। हरियाली तोती और बबली कबूतरी दर्द से तड़प रही थी। रानो चिड़िया से उनका दर्द देखा नहीं गया। वो तुरंत अपनी टोकरी से ठंडे पानी में भीगी हुई कांच की चूड़ियाँ निकालती है और दौड़कर उनके पास पहुँचती है। सहेलियों, घबराओ मत, जल्दी से अपने हाथ इस ठंडे पानी की कटोरे में डालो और प्लास्टिक को हटाओ। मैं तुम्हें ये ठंडी कांच की हरी चूड़ियाँ पहनाती हूँ। इससे तुम्हारे हाथों की जलन बिल्कुल शांत हो जाएगी। रानो चिड़िया बड़े ही प्यार से उनके हाथों से पिघली हुई प्लास्टिक हटाती है और उन्हें अपनी सुंदर कांच की चूड़ियाँ पहना देती है। कांच की शीतलता छूते ही दोनों पक्षियों को बहुत आराम मिलता है। रानो बहन, तुम्हारी इन कांच की चूड़ियों में तो जादू है। जैसे ही इन्हें पहन। प्लास्टिक में कभी नहीं हो सकती। हाँ रानो बहन, मुझे भी माफ कर दो। क्या तुम मुझे भी अपने हाथों से ये सुंदर कांच की लाल चूड़ियाँ पहनाओगी? अब से मैं कभी महंगी चीजों का दिखावा नहीं करूँगी। क्यों नहीं गौरी बहन, भूल तो सबसे होती है। असली सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई में होती है। अब उदास मत हो, चलो सब मिलकर बाजार में चूड़ियाँ बेचते हैं। रानो का बड़प्पन देखकर सब खुश हो जाते हैं। कालू कौवा अपनी प्लास्टिक की दुकान बंद कर देता है और रानो के लिए लकड़ी की एक सुंदर नई दुकान बना कर देता है। अब पूरे जंगल की सहेलियाँ रानो की दुकान से कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं और पूरा जंगल उनकी खनक से गूंज उठता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिखावे की महंगी और नकली चीजें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी सादगी, ईमानदारी और प्रकृति से जुड़ी चीजें ही हमेशा सच्ची सुंदरता और सुख देती। सुंदर वन में इन दिनों बहुत तेज आंधी चल रही थी। रानो चिड़िया और उसकी छोटी बेटी पिंकी का घास का घोंसला तूफान में पूरी तरह टूट चुका था। रानो के पास नया घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो हताश होकर नदी किनारे बैठी थी, जहाँ शहर के लोग कचरे में रंग बिरंगी टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े फेंक गए थे। रानो को एक तरकीब सूझती है। माँ, हमारा घोंसला तो टूट गया। आज रात को फिर से आंधी आने वाली है। हम कहाँ सोएंगे माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बच्ची, देखो शहर के लोग नदी किनारे ये जो रंग बिरंगी टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े छोड़ गए हैं, ये कचरा नहीं है। माँ इनसे तुम्हारे लिए एक ऐसा अनोखा घर बनाएगी जो इस पूरे जंगल में किसी ने नहीं देखा होगा। तुम बस लकड़ियाँ चुनो, माँ अपनी मेहनत का जादू दिखाएगी। पेड़ की दूसरी तरफ कालू कौवा अपने आलीशान घर की बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गोरी कवि हाथ में एक बड़ी सी दूरबीन लेकर आती है और दूर नदी किनारे मिट्टी में सने हाथों से काम कर रही रानो चिड़िया को देखने लगती है। अरे कालू, जल्दी यहाँ आओ और जरा इस दूरबीन से देखो। वो जो गरीब रानो चिड़िया है ना, वो पागल हो गई है। लोग टूटी हुई चूड़ियों को कचरा समझकर फेंक देते हैं और ये दीवानी नदी के कीचड़ में से उन गंदे कांच के टुकड़ों को चुन चुन कर टोकनी में भर रही है। अरे हाँ गौरी, ये तो मिट्टी और टूटे हुए कांच को जोड़कर कोई अजीब सा खिलौना या घर बना रही है। कितनी मूर्ख है ये रानो। इसे ये नहीं पता कि एक छोटा सा पत्थर भी अगर इस कांच के घर पर गिरा तो ये तिनके होकर बिखर जाएगा और कांच इसके अपने बच्चों के पैरों में ही चुभ जाएगा।
कालू, सिर्फ दूर से मजाक उड़ाने में क्या मजा। एक काम करते हैं, आज रात को जब रानो दाना ढूंढने जाएगी तब हम चुपके से जाकर उसके इस आधे बने कांच के घर को लात मारकर तोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि इसकी ममता का कांच कैसे टिकता है। वाह गौरी, क्या दिमाग पाया है तुमने। रानो बेकार का नाटक कर रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। आज रात को रानो का ये चूड़ियों का घर बनने से पहले ही मलबे में बदल जाएगा। शाम होते होते रानो चिड़िया का रंग बिरंगी चूड़ियों का घर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही रात होती है और आसमान में चंदा मामा चमकते हैं, चांद की रोशनी रानो के चूड़ियों के घर पर पड़ती है। तभी एक जादुई चमत्कार होता है। पूरा घर सतरंगी रोशनी से जगमगा उठता है और हवा चलने पर उसमें से चूड़ियों की मधुर संगीत जैसी खन खन आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ। रानो बहन का घर तो किसी परियों के महल जैसा चमक रहा है। इसमें से तो हरी, लाल, नीली रोशनी निकल रही है। हाँ हरियाली बहन, और सुनो, जब हवा चल रही है तो इस घर से कितनी सुरीली संगीत की आवाज आ रही है। रानो बहन, तुम्हारी मेहनत ने तो सचमुच कचरे को जादू बना दिया। कुकू बहन, बबली बहन, अंदर आओ। ये घर सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं है, इसके अंदर चूड़ियों की वजह से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तुम सब भी अंदर आकर बैठो। दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने सीमेंट के भारी भरकम घर में बैठे रानो के घर की तारीफ सुनकर जल भुन रहे थे। तभी अचानक रात के 12 बजे जंगल में एक बहुत ही भयंकर बर्फ बारिश शुरू हो जाती है। आसमान से पत्थर जैसे बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं। कालू का सीमेंट का घर बहुत भारी और कड़ा था, इसलिए बर्फ के भारी गोले गिरते ही उसकी छत तड़प तड़प कर टूटने लगती है। अरे कालू, बचाओ, आसमान से इतने बड़े पत्थर गिर रहे हैं कि हमारे सीमेंट के घर की छत टूट गई है। मेरे सिर पर बर्फ का गोला लग गया। आउच। हाय राम गौरी, हमारा इतना महंगा घर तो टूट रहा है। बाहर तो जानलेवा आंधी है, हम कहाँ छुपें? अगर यहाँ रहे तो इस मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। चलो जान बचाकर भागो यहाँ से। कालू और गोरी अपनी जान बचाकर बर्फ के गोलों के बीच भागते हैं। वे सोचते हैं कि रानो का कांच का घर तो अब तक टूटकर बिखर गया होगा, लेकिन जैसे ही वे रानो के घर के पास पहुँचते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। चूड़ियों के घर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। कालू भाई, गोरी बहन, वहाँ मत रुको, बर्फ के गोले तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी से मेरे इस रंग बिरंगी चूड़ियों के घर के अंदर आ जाओ, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। कालू और गोरी शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे, लेकिन जान बचाने के लिए वे भागकर रानो के जादुई चूड़ियों के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन्हें सतरंगी रोशनी और गजब की गर्माहट मिलती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे इस चूड़ियों के घर का मजाक उड़ा रहा था। मुझे लगता था कि कांच कमजोर होता है, पर आज तुम्हारी मेहनत के इस कांच ने बड़े बड़े पत्थरों को भी हरा दिया और हमारी जान बचा ली। हाँ रानो बहन, तुम्हारा ये घर सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिल भी जादुई है। हम हमेशा तुम्हें गरीब कहकर चुराते थे, पर आज तुम्हारी इसी गरीबी की बटोरे हुए कांच ने हमें अमीर कौवों को पनाह दी है। अगली सुबह तक तूफान थम जाता है। आसमान में सुंदर इंद्रधनुष निकल आता है, जो ठीक रानो के चूड़ियों के घर के ऊपर चमक रहा था। कालू और गोरी अब पूरी तरह बदल चुके थे। कालू भाई, गोरी बहन, उदास मत हो, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस उसे इस्तेमाल करने का हुनर होना चाहिए। अब तूफान खत्म हो गया है, हम सब मिलकर तुम्हारे घर को भी ठीक करेंगे। धन्यवाद रानो बहन, लेकिन अब मैं सीमेंट का घर नहीं बनाऊंगा। मैं भी जंगल से सुंदर सुंदर कांच के टुकड़े लाऊंगा, ताकि मेरा घर भी तुम्हारे घर की तरह